तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके स्क्रीन पे, ये रहा विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। ऐसे तो आपको ऐसे ही शो करेगा कि कौन सा सही है, लेकिन एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक, ये बताने की कोशिश कीजिएगा क्या हो सकता है। इंग्लिश का अर्चना कुमारी कहना है सर इंग्लिश का सिलेबस लिखा दीजिए ना प्लीज़ सर। अ, इसमें सिलेबस बताना है कि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 15 होता है और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है। तो टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स हो जाता है 25, 15 पचे 75 पता है आपको। और जब 75 हो जाता है तो उसमें 15 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो इसी पर तो हम लोग काम कर रहे हैं कि 15 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। 2006 से देखोगे अभी तक तो पता चल नहीं गया होगा कि वो कैब के सेक्शन से क्या कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, टॉपिक आ रहे हैं। वो कैब में देख रहे हो साइनो, एंटो, वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज, ये आ ही रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर से देख रहे हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछ रहा है, और कुछ देख रहे हो कि बुक से भी आ रहा है 1-2 क्वेश्चन। तो यही है इसका पैटर्न, और क्या। इसमें अब सिलेबस, अब मतलब एग्ज़ाम के टाइम सिलेबस की बात करोगे तो मैं क्या ही बोलूँ अब, फिर भी बता दिया। तो बच्चों बिल्कुल राइट आंसर है होगा ए, जिसका मतलब होता है गुनगुनाना या बरबराहट का सेंस देता है। ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। बरबराना, गुनगुनाना, जो जिसका लो साउंड हो, ठीक, लो वॉइस हो, उसको बोलते हैं मरमर। मरमर एक वर्ब है, मरमर का 5 फॉर्म होना चाहिए। मरमर, मरमर्ड हो जाता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मरमरिंग हो जाता है वर्ब का फोर्थ, और मरमर्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो बच्चों आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है ABCD में से जो भी एग्जैक्ट, तो इसका मैं आशा करता हूँ कि आप स्पेलिंग के साथ बोलिएगा कि इनकरेक्ट वर्ड है, लेकिन सही वर्ड क्या होगा, इसके साथ आंसर दीजिए। अगर आपको लगता है कि म्यूनिफिसेंट वर्ड गलत है तो सही क्या होगा, आप सी के साथ वो वर्ड लिखिएगा। जैसे कि मेरा भाई, मतलब कि मेरा लो साउंड है कहने का मतलब। चलो कोई नहीं, सभी रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना। ऋतिक का थोड़ा ध्यान देना, जो बोल रहा है बात सही बोल रहा है। तो टू द पॉइंट स्टूडेंट आंसर दे भी रहे हैं, लेकिन इसका सी आंसर मैं अभी बताया कि सी आंसर दीजिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ एक वर्ड डालिए जो एग्जैक्ट होगा, ये वर्ड सही। तो कुछ ही स्टूडेंट दिए हैं, तो स्टूडेंट जो भी बोले हैं सी बिल्कुल राइट आंसर है। यही वर्ड जो है ये गलत है, लेकिन इसका एग्जैक्ट वर्ड सही स्पेलिंग यही ई के स्थान पर बस आई होना चाहिए था। यही एक मीनिंगफुल वर्ड हो जाता है, जिसका मतलब होता है जेनरस का सेंस देता है। जेनरस एक बहुत अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब होता है उदार या दानी को बोलते हैं, जो पूरी तरीके से अ, उसमें दानवीरता है, दानशीलता है, उसको बोलते हैं। बेनिफिसेंट भी बोलते हैं, इसके साथ एक वर्ड आता है। तो म्यूनिफिसेंट बहुत अच्छा वर्ड है, सिनोनिम में भी आ सकता है। जेनरस का सिनोनिम है म्यूनिफिसेंट, या आप बेनिफिसेंट भी बोल सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग उदार या दानी या उदारपूर्ण कहा जाता है, या दानवीर कहते हैं, ठीक है। बाकी के जो वर्ड है, जैसे कि म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब पारस्परिक, जो संबंध के लिए होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप, पारस्परिक, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में समझना होगा तो और समझ सकते हो, जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं, आपस के संबंध का। मोनोटोनस बिल्कुल सही वर्ड है। मल्टीट्यूड का मतलब अधिक संख्या होता है, बड़ी मात्रा में मल्टीट्यूड। मल्टी से बना, मल्टी मतलब बहुत, ठीक, तो मल्टीट्यूड हो गया है, जिसका मतलब होता है भीड़ कह सकते हो या बड़ी संख्या कह सकते हो। इसका मतलब मॉब भी होता है, MOB, मॉब, मल्टीट्यूड, ठीक, अधिक संख्या को बोलते हैं। मोनोटोनस वर्ड आपको बहुत बार मिलना चाहिए ये, जिसका मतलब जो बोरिंग चीज़ होता है ना, बोरिंग कह सकते हो, इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है, जिसको हम नीरस कहते हैं या उबाने वाला बोलते हैं, मोनोटोनस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
इसका करेक्ट सिनोनिम बताना है बच्चों। टेंट वर्ड है, टेंट का वर्ब का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म टेंटेड होता है। टेंट एक वर्ब होता है, TAINT, हो सकता है रिपीट हो जाए तो इसको जो जरूर नोट कीजिएगा। तो टेंटेड वर्ड का मतलब क्या, जिसको हम बोलते हैं प्रदूषित कह सकते हैं, ठीक है। टेंटेड जो गंदा है, टेंट कहा जाता है उसको। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो बिगड़ा हुआ एकदम ख़राब है? करप्टेड का भी सेंस देता है टेंटेड, ठीक। तो बताइए, भ्रष्ट, बिगड़ा हुआ, ख़राब का सेंस जो दूषित है, उसका एग्जैक्ट सिनोनिम क्या होगा? तो स्टूडेंट का कहना है कॉन्टेमिनेट। ये वर्ड भी आपको प्रीवियस में कहीं ना कहीं जरूर बताया हो, जहाँ प्योरीफाई था कॉन्टेमिनेट बताया था, जिसका मतलब दूषित करना होता है, ठीक है। जिसका एंटो कहा जाए तो प्योर हो जाएगा, प्योर, ठीक, प्योर मतलब शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, लेकिन उल्टा कॉन्टेमिनेट, दूषित। ओके, नेक्स्ट वर्ड है जो क्लमजी है। ये जो पांचों वर्ड है सब जरूर लिखिए। क्या कमेंट में है? हाँ, मैं कॉन्टेमिनेट, दूषित करना, शुद्ध हिंदी। क्लमजी जिसका मतलब भद्दा कह दो, या आर्टलेस जिसे बोलते हैं, जो बेढंगा है, बेअदब है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लमजी। जिसे अनाड़ी कह सकते हो, भद्दा, बेढंगा। ओके, जैसे कि इसका उल्टा नहीं होता है कि नीट एंड क्लीन कह सकते हो, एकदम अच्छा, एकदम साफ सुथरा, लेकिन उल्टा इसको क्लमजी कहो, एकदम भद्दा, गंदा। रिपल्सिव जो अनइंटरेस्टेड है, जो अरुचिकर है, रिपल्सिव कहलाता है। जो आकर्षित नहीं है, तो इसको एक वर्ड में क्या बोलोगे? जो अप्रिय है, ठीक, उसको बोलो। जो अरुचिकर है, जो घृणात्मक है, रिपल्सिव कहलाएगा, ठीक है। अप्रिय, घृणात्मक, अरुचिकर, रिपल्सिव है। जिसका अपोजिट होता है अट्रैक्टिव। तो शायद समझ में आ जाए आपको। क्लियर? डिस्टॉर्टेड, जो बिगड़ा हुआ है, जो टेढ़ा मेढ़ा है, तोड़ा मरोड़ा हुआ चीज़ डिस्टॉर्टेड कहलाता है, ठीक। डिस्टॉर्ट मतलब उसका जो फॉर्म, किसी का चीज़ का फॉर्म, मान लो कि कोई आर्ट ही है, आर्ट को मान लो बिगाड़ दो पूरी तरीके से, तो वो डिस्टॉर्टेड है। डिस्टॉर्टेड आर्ट कह सकते हो, या रिपल्सिव आर्ट कह सकते हो, जो जिसे हम बोलते हैं तोड़ा मरोड़ा या टेढ़ा मेढ़ा, या रूप बिगड़ा हुआ, जो विकृत है, जिसका आकृति नहीं है। आई होप क्लियर होना चाहिए ये वर्ड, पाँचों के पाँचों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मोना सिंह सर, मैच्योर मीन्स परिपक्व होता है, लेकिन परिपक्व का मतलब क्या होता है? मैच्योर, मैच्योरिटी आप जान को पता, जिसमें मतलब बचपना ना हो, ठीक है, वो थोड़ा सा उसमें परिपक्वता आ जाती है, मतलब कि उसके बातों से लगेगा कि बचपना नहीं है, उसके माइंड का लेवल थोड़ा हाई होगा, हर चीज़ जो बात करेगा उसमें लगेगा कि हाई वेटेड है, वैल्यूएबल वर्ड्स निकाल रहा है, इलॉजिकल वर्ड नहीं, बच्चों वाला हरकत नहीं, उसमें मैच्योरिटी आता है, तो परिपक्व है। बच्चों इसका आंसर स्टूडेंट रहे हैं बी, 4th नंबर का, इनवेक्टिव। बेस्ट वर्ड है ये भी, इनवेक्टिव। हिंट्स अगर दो स्टूडेंट, कुछ अगर गूगल का यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल मत कीजिएगा, या बुक्स का। आप इसका कम से कम आपके पास 4 ऑप्शन आ रहा है, ये एक क्वेश्चन है, 5 वर्ड टोटल आ रहा है ना, तो कम से कम इसमें 3-4 वर्ड का मीनिंग एग्जैक्ट पता होना चाहिए, कम से कम ऑप्शन का तो जो मीनिंग होना चाहिए ये पता होना चाहिए। होता है कभी कभी कि जो वर्ड होता है क्वेश्चन का, वो उसमें इशू आता है कि उसका मीनिंग एग्जैक्ट क्या होगा, लेकिन ऑप्शन जो चारों होते हैं उसमें 90% 100% जो होते हैं मीनिंग, मुझे लगता है कि चारों के चारों पता होना चाहिए आपको, पता होता भी है। लेकिन जब यही इसी का मीनिंग पता नहीं होगा तो फिर चारों का आंसर कैसे ऑप्शन में से चूज़ करोगे? तो बच्चों इन्वेक्टिव अगर मैं बता दूं कि इन्वेक्टिव का मतलब होता है गाली देना या फटकार लगाना, ठीक, भड़कना का सेंस दिया जा सकता है, मतलब गाली गलौज कहिए, नाउन के सेंस में भी यूज़ किया जाता है। इन्वेक्टिव एक नाउन ही है, गाली, फटकार, गाली गलौज, ठीक,
इन्वेक्टिव होता है। अब ठीक इसका उल्टा सोचिए, हिंदी में भी सोचोगे, ये प्रशंसा करना तब तो हो जाएगा। ठीक, किसी को अब प्रशंसा कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, ठीक, जिसकी बड़ाई है, जिसकी शाबाशी है, जिसको स्तुति कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा? कमेंडेशन कहलाएगा। कमेंड से कमेंडेशन बना है। कमेंड एक वर्ब होता है, प्रशंसा करना, और कमेंडेशन हो जाता है तो एक नाउन की तरह यूज़ किया जाता है, तब इसका हिंदी मीनिंग प्रशंसा सिर्फ हो जाता है। प्रशंसा, बड़ाई, ठीक, या शाबाशी कह सकते हो। अब्यूज़ का मतलब गाली देना, एक वर्ब की तरह यूज़ है। प्रेजेंट मतलब आनंद में, खुश में या सुख में। कॉर्डियल का मतलब मैत्रीपूर्ण, जो मतलब फ्रेंडली बिहेवियर होता है, कॉर्डियल बिहेवियर कहा जा सकता है। कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली, ज़्यादा बेस्ट है समझने के लिए। कॉर्डियल जो सौहार्दपूर्ण है, मैत्रीपूर्ण है, ठीक, जिसे हम हार्टली बोल सकते हैं, जिसको हम वार्म वेलकम कहते हैं, एकदम हार्दिक अभिनंदन कर रहे हो, वार्म वेलकम, तो कॉर्डियल वेलकम भी बोल सकते हो। ठीक है, जो एमिकेबल है उसको हम बोलते हैं मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण। तो इसको आप आई होप नोट भी कर लिए होंगे। पांचों वर्ड का हिंदी मीनिंग बता चुका हूँ, और सिर्फ एक वर्ड नहीं, मैं 4-5 वर्ड बोलता हूँ हर एक वर्ड, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। इंग्लिश चाहे हिंदी सबका यूज़ करता हूँ। अब नहीं समझोगे तो पता नहीं कब समझोगे। क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, डी। जो भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, ये देखो इस वर्ड से आपको मिला भी होगा वर्ड, ये एक ग्रीक वर्ड है, एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब किसी भी वर्ड के पहले वाला जो लेटर होता है, 1 2 3 जो भी आए, जो पहले का लेटर, जो एक वर्ड में जुड़ने के बाद एक मीनिंगफुल वर्ड निकलता है, उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। किसी वर्ड के पहले वाला लेटर, जैसे कि ऑनेस्ट बोलो तो ऑनेस्ट के पहले अगर मैं डिस लगा दूँ तो डिस क्या कहलाएगा? डिस एक प्रीफिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो वैसे ही एम्फी एक अलग तरीके का वर्ड है, जो ग्रीक वर्ड है, जैसे कहा जाता है लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, जो अलग देश में बहुत पुराने ज़माने में यूज़ किया करते थे, तो उससे निर्माण होता है वर्ड्स कुछ अलग। तो एम्फी से वर्ड आपको बहुत बार बताया हूँ, एम्फीबियस और एम्फीबियन मिला है आपको, एम्फीबियन मिला है वर्ड, जिसका मतलब होता है, देखो पहले एम्फी का मतलब सीधा सीधा समझिए कि एम्फी का मतलब टू होता है। एम्फी का मतलब दो या दोनों या दो साइड, जो भी बोल रहे हो, बिल्कुल सही आंसर डी ही होगा। बहुत का सेंस नहीं, अपोजिट का सेंस नहीं, और सेम साइड का मीनिंग नहीं देता। बोथ साइड मतलब दो सेंस इसमें देगा। जहाँ एम्फी लगा मतलब दो की बात करेगा। तो जैसे एम्फीबियन था, जिसमें वाटर की भी बात की जा रही थी, कि कोई भी क्रीचर्स या रिप्टाइल्स वाटर में भी दिखे और लैंड पे भी दिखे, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं ना। तो इसमें दो चीज़ है, वाटर लैंड, इसलिए एम्फीबियन बना। बहुत सारे वर्ड होते हैं, एम्फीबोल, एम्फीबोली भी कहा जाता है, एम्फीगोरी आता है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो ये रहा वर्ड जिसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है, एम्फी का मतलब टू या बोथ बोल सकते हो, दो या दोनों का सेंस देता है, जिसमें दो चीज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कीजिए।
देखिए मुझे लगता है इसका आंसर सारे स्टूडेंट सही देंगे, क्योंकि ये जो स्लाइड है जहाँ वर्ड्स में एरर तो ऑटोमेटिक दिख जाता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मुझे वर्ड चाहिए आप लोगों से। मुझे अपेक्षा है, आशा है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि आप आंसर दे सकते हैं। जो वर्ड है, देखो आप आंसर दे चुके हैं ए, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है ए। रिकमेंड वर्ड भी मिला है आपको प्रीवियस ईयर में। हमको लगता है स्टार्टिंग में ही 2006, 7, 8 के पेपर देखोगे तो रिकमेंड वर्ड 2 बार आया होगा। मैं इसको यूज़ बताते आया हूँ एग्जाम्पल के साथ, जब एक्सप्लेन कर रहा था कि टीचर रिकमेंड करता है बुक्स के लिए और डॉक्टर रिकमेंड करता है मेडिसिन के लिए, जिसका मतलब परामर्श करना, सुझाव देना, ठीक, सजेशन का सेंस देता है रिकमेंडेशन या रिकमेंड। ये सही है, लेकिन बाकी के जो 3 वर्ड है ये गलत क्यों है, रीज़न क्या हो सकता है, इसका सही स्पेलिंग दे सकते हैं आप लिख के, एक साथ दीजिए। रेफरेंस, नेव और सीज का स्पेलिंग एक साथ टाइप कर सकते हो जितना स्पीड में आप, जैसे कि सुधा कुमारी, एक वर्ड गलत कर दी हो। ये बाकी के 3 जो वर्ड है ये इनकरेक्टली स्पेल्ड है, और एक तो सही है ही, रिकमेंड बिल्कुल सही आप सभी बता रहे हैं, लेकिन बाकी के 3 वर्ड सही बोलिए। रेफरेंस का स्पेलिंग सही बताइए, नेव का और सीज का। और नेव तो इतने बार बताया हूँ, बार बार मैं इस पर फोकस किया, इम्फेसाइज करता हूँ कि इसकी कैसे भी नोट कीजिए, ये तीसरे बार दिख रहा है। 2006 में, 2006 में या 9 में, फिर अभी 3 बार दिखा सीधा पेपर में। तो अंशिका राजपूत बिल्कुल राइट आंसर। जो एक साथ दे रहे हैं पूनम कुमारी, बिल्कुल राइट। बस जी को हटाइए, एक वर्ड गलत कर दिए आप। करिश्मा बिल्कुल सही। जो एक साथ 3 वर्ड दे रहे हैं, ऐसे ही कोशिश कीजिए जब आंसर दीजिए करेक्टली और रॉन्गली स्पेल्ड में, तो जब मैं बोलूँ तो एक साथ आंसर दे दीजिए। सिर्फ ए बोल देने से सही नहीं हुआ, बाकी कम से कम टाइप कीजिए या लिखिए बार बार वर्ड, तो आपका वर्ड हो जाता है। सिर्फ देखने से नहीं होगा, लिखने से होता है। बिना देखे आप स्पेलिंग लिखिएगा तो कुछ ना कुछ सही गलत हो जाता है, गड़बड़। तो बच्चों बिल्कुल सही, चलिए मैच कर लीजिए। रेफरेंस जिसके मतलब संदर्भ होता है, रेफरेंस। नेव का स्पेलिंग ये, और सीज का स्पेलिंग या तो आप ZE लिखिए या SE लिखिए, दोनों सही माना जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सीज मतलब जब्त करना होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप जब्त कर लिए। सीज किसी भी चीज़ को, क्या मान लो कि कोई चीज़ को स्नैचिंग किया जाए, जैसे मान लो कि किसी चीज़ पर रोक लगा दिया जाए। मान लो कि इलीगली आप कोई दुकान खोल रहे हैं या ज़मीन पर घर बना रहे हैं, उसको मैं ज़मीन को जब्त कर लो, अभिग्रहण कर लो, पहरे में डाल दिया जाए, छीन लिया जाए, पकड़ लिया जाए, इसको सीज कहा जाता है, ठीक है। नेव का मतलब सीधा साधा, भोला भाला, बहुत बार बताया हूँ, नेव कहलाता है। और रेफरेंस संदर्भ का सेंस क्या होता है, संदर्भ जैसे निर्देशन समझते हो, इंस्ट्रक्शंस जिसे कहा जाता है, या इंडिकेशन कहा जाता है, किसी के हवाले से कुछ हो या किसी के संकेत से हो, तो हवाला, संकेत शुद्ध हिंदी में, या निर्देश कहा जाता है रेफरेंस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ध्यान दीजिए। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिप्लाई बहुत बेस्ट तरीके से आया। 6 नंबर क्वेश्चन जो भी 3-3 वर्ड दिए हैं, मैच कर लिए हो, सबका सही है। इसका सही स्पेलिंग के साथ आंसर दीजिएगा। ये वर्ड जो है गलत है, लेकिन सही क्या होगा? चलिए, जो सही आंसर दे रहे हैं बिल्कुल रुक्मिनी, रिशु, अंशु, बिल्कुल सही। जो स्पेलिंग के साथ दे रहे हैं, अंशु, ज्योति,
अभिलाषा, बहुत सारे नेम है जो डबल आर दे रहे हैं। आंसर बिल्कुल सही होगा, सी ही होगा। जो भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं डबल आर, बिल्कुल राइट है। एररनियस, एररनियस, एरर से आया है। एरर का मतलब गलत होता है, ठीक। इनकरेक्ट कहा जाता है, रॉन्ग कहा जाता है। तो एरर से एररनियस, ठीक। तो सिंगल आर नहीं, डबल आर। ओके। अब ये जो वर्ड है बाकी के, ये भी बेस्ट है। कॉर्टियस वर्ड आपको मिला है? नहीं मिला? देखो कॉर्टियस जैसे पोलाइटनेस का यूज़ किया जाता है ना, कॉर्टियस वैसे ही यूज़ कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। कॉर्टियस का मतलब आप हिंदी में विनम्र कह सकते हैं, ठीक। जो जेंटल है, जो शिष्ट है, उसको हम बोलते हैं कॉर्टियस। यू आर अ कॉर्टियस पर्सन, ऐसे यूज़ कीजिए। एडजेक्टिव है एक। यू आर अ डुसाइल, डुसाइल या ऑनेस्ट, पोलाइट बेस्ट वर्ड है इसके लिए, सिनोनिम, ठीक है। विनम्र या शिष्ट कहिए, जेंटल। समझ में आ रहा है? एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल या दक्ष, जिसे बोलते हैं। स्किलफुल जो है, किसी चीज़ में जो अडेप्ट है या डेक्स्ट्रस है, ये जो वर्ड है अडेप्ट, इसका एग्जैक्ट सिनोनिम वर्ड है। या स्किलफुल कह दीजिए, जो पोटेंशियल है, कार्य में सक्षम है, जो कार्य कुशल है, जो निपुण है, योग्य है, उसको एफिशिएंट कहिए। लूज का मतलब ढीला, ठीक, पता है। एक LOSE होता है, एक LOSS होता है, ये लॉस होता है जिसका मतलब हारना, और ये लूज खोना। 3 वर्ड होता है, ये तीनों पे फोकस कीजिएगा। तीनों का मीनिंग अलग अलग, किसी क्वेश्चन में आया था प्रीवियस में, मैं तीनों को एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे फोकस कीजिए। दिख रहा है ना? बिहार में बारिश नहीं हो रही है आपके साइड में? इधर तो रिमझिम बारिश पड़ रही है। वहाँ भी मंगाओ जल्दी, गर्मी से लोग बेहाल है। नेट नहीं चल रहा, क्या किया जा सकता है बताओ? होता कुछ व्यवस्था तो रिचार्ज भी कर देता, कर दूँ? या वाईफाई ऑन करो, हॉटस्पॉट। अभी इसका क्वेश्चन का मैं क्या कर सकता हूँ? नेट नहीं चल रहा है, बताओ। नहीं हो रही है बारिश, चलिए। तो बच्चों ये वर्ड है द वर्ड हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब क्या? तो स्टूडेंट का आंसर इसमें सी है। और गर्मी बहुत है, स्टूडेंट का कहना है। मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ इधर से मानसून में भेजूँ, कि आप रिमझिम बारिश का आनंद ले पाएँ और गर्मी में कुछ राहत मिले और खुशी खुशी कुछ और पढ़ाई में मन लगे। आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, वेरी गुड, सी आंसर होगा बच्चों। हेरिटेज का मतलब होता है, हेरिटेज इसको हम क्या बोलते हैं, हैंडेड डाउन बाय ट्रेडिशन का मतलब, जो जैसे कि मान लो पैतृक संपत्ति समझ रहे हो, जो विरासत में मिला हो, उसको बोलते हैं हेरिटेज। जैसे कि मान लो कोई भी पेरेंट्स अपने वंश के लिए कुछ ना कुछ विरासत में छोड़ के जाते हैं, मतलब हैंडेड डाउन कर देते हैं, तो उसको हम पैतृक संपत्ति बोल सकते हो, हेरिटेज का मतलब। तो इसका एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग यही बोल सकते हो, जो ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत रूप से, ठीक, या ट्रेडिशनली वही देखा जाए तो हैंड डाउन कर दिया जाए किसी को, ठीक है। जिसको हम पैट्रिमोनी भी बोलते हैं या लीगैसी भी बोल सकते हैं, सिनोनिम वर्ड। तो इसको हेरिटेज का मतलब विरासत या उत्तराधिकार भी बोल सकते हो, या पैतृक संपत्ति भी बोल सकते हो, ठीक है। जो किसी को या तो ज़मीन दे दिया जाए अपने वंश को, या कोई भी ट्रेडिशनली कोई भी चीज़ जो बचा हुआ है वो हैंडेड डाउन कर दिया जाए, दे दिया जाए, उसको ही बोलते हैं हेरिटेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये देखो, मुझे लगता है 100% स्टूडेंट इसका आंसर सही देंगे, और अगर सही नहीं दे पा रहे हो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्राइम कर रहे हो,
क्योंकि 2 बार बता चुका हूँ, तीसरे बार रिपीट कर रहा है। लीजिए जूम कर दिया। सर पकौड़ा खाइएगा, आलोक गेमिंग एफएफ, नाम चेंज कर दो, पकौड़ा ऐसे ही मैं खा लूँगा, समझ रहे हो। पकौड़ा खिलाओगे भी तो नेम आपका जो है ना वो मुझे इरिटेट करेगा। ऐसे खतरनाक खतरनाक नाम लेके मत आओ, ये लगता है गेमिंग चैनल पे मैं आ गया हूँ। तब मैं पकौड़ा ही क्या सब कुछ खा लूँ मैं। समोसा खिलाओ, ब्रेड पकौड़ा खिलाओ। बट नाम चेंज कर देना बच्चों। इसका आंसर 9 का क्या, रियल नेम रखने में पता नहीं क्या इशू है, समझ नहीं आता कौन से आईडी से आप लोग बनाते हो करते हो। ओके निक्की कुमारी, क्या मैसेज है आपका, बोलो। 2-3 बार भेज दो बहुत स्पीड में, कम से कम स्टूडेंट नहीं भी तो यहाँ पे भले ही 92 आपको शो कर रहा होगा, लेकिन एग्जैक्ट में आंकड़ा बताऊँ तो स्टूडेंट की संख्या 450 प्लस है। 450 से ज़्यादा स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं। तो सोचो कि उतना मैसेज पढ़ पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। स्लो आएगा तो धीरे धीरे पढ़ पाता हूँ, 2-3 बार रिपीट होता है तो ऐसे नाराज़ मत हुआ कीजिए, गुस्सा ना किया कीजिए कि नहीं पढ़ पाता हूँ या इग्नोर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है। कोई लॉजिकल क्वेश्चन हो तो उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा मैं, दिख जाए तो। देखो एक लड़की मुझे क्या कर रही है, समझो कि घूस खिला रही है। कहना ये है, लेकिन देखो लालच देखो, पूजा कुमारी ऐसे भी नाम ले लूँगा मैं, आपके हाथ से बना कर खिलाऊँगी। आप मेरा नाम ले लीजिए एक बार, पूजा कुमारी। देखते हैं कब मिलता है। देखो बच्चों पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए है, बिल्कुल सही है। 2013 का क्वेश्चन देखिएगा। एक स्लाइड को मैं फिर से मैं चाहूँगा कि आप लोग देखिए, और यहाँ पे उस स्लाइड पे ध्यान दीजिए, एक बार फिर से याद आ जाए इमेज वो एलिस का नाम। इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस स्लाइड पे ध्यान दीजिए, ये दिख रही है एलिस यहाँ पे। तो ये क्या क्वेश्चन था कि पहले तो जो मैट टी पार्टी जो है वो लेविस कैरल के द्वारा लिखा गया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन है। और ये जो एलिस इन वंडरलैंड जो है, ये कौन से बुक से लिया गया है, ये पहले एक क्वेश्चन ये पूछता है कि एलिस इन वंडरलैंड कौन से बुक से पूछता है, ये कहाँ से लिया गया है, तो अ मैट टी पार्टी बोलोगे। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि अ मैट टी पार्टी ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है, लेविस कैरल। तो ये 3 इसमें पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एक अ मैट टी पार्टी और एलिस इन वंडरलैंड और लेविस कैरल, ये 3 चीज़ को याद रखिए। लेविस कैरल जैसे आएगा मतलब कि अ मैट टी पार्टी और एलिस इन वंडरलैंड माइंड में आना चाहिए, ठीक है। एलिस इन वंडरलैंड कौन बुक से लिया गया था, मैट टी पार्टी से। बस ये ध्यान रखिएगा। वो कहानी एलिस वाला जो रैबिट के होल में गिरती है, दूसरी दुनिया में चली जाती है। और लेविस कैरल एक चिल्ड्रन फिक्शन लिखने वाले हैं, काल्पनिक बच्चों पे वो स्टोरी लिखा करते थे, ठीक। उस टाइम 18 शताब्दी में जो बच्चे बहुत पसंद करते थे, लेविस कैरल के लिखा हुआ कोई भी चीज़ आता था, कोई भी मैगजीन और स्टोरी, सब के सब पढ़ते थे। क्या है, आगे बढ़ो।
तो बच्चों बच्चों ये जो आंसर स्टूडेंट बोल रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, बी ही होगा। मेरी साउंड आप लोगों के पास बहुत दो चार ही स्टूडेंट है जो बेचैन रहते हैं साउंड साउंड, और तो मैं अपना पूरी एड़ी चोटी का बल लगा के साउंड निकाल रहा हूँ। हो सकता है बीच में किडनी भी बाहर आ जाए, लेकिन मैं आवाज़ तो दे रहा हूँ, साउंड आना चाहिए। और ये क्या बेवकूफ़ी है कि मेरा नाम नहीं लेते हैं, ये क्या मतलब, ये इसी को बोलते हैं इमैच्योरिटी। एक होता है मैच्योरिटी, एक इमैच्योरिटी। मतलब क्या नाम ले लेंगे तो कौन से आपके मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी बताओ। ऐसा होता तो मैं 450 स्टूडेंट का एक एक करके बोलो नाम ले लो, 4.5 घंटे लगेंगे और क्या। लो, हद है, मतलब हद है। लगता है कि ऐसा पता नहीं कौन सा तोप उड़ा दिए हैं, वैसा कौन सा झंडा गाड़ दिए हैं कि हम ऐसे नोबेल पीस प्राइज़ से नवाज दें, ऑस्कर अवार्ड दे दें, हर जितना ऑस्कार पुरस्कार रिवॉर्ड अवार्ड सब है इन लोगों को दे दो। सर क्या है समझ नहीं आता। बच्चों इस स्लाइड को, ये जो है क्वेश्चन, इस स्लाइड से समझिए। लिखा हुआ है डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी। क्या मतलब? इस स्लाइड के ऊपर स्क्रीनशॉट लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपसे प्यार है सर, इसलिए आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं सर। अब इतना भी प्यार ना करो कि प्यार घोटा ना घोटाए, ठीक है, और डाइजेस्ट ही ना हो। बढ़िया है, आपका प्रेम इतना ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है। अब पढ़ाई में विलीन हो जाओगे तो उससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है। बस आप आंसर सही दीजिए, वहीं से हम मैं मान लूँगा कि बहुत प्रेम है। बच्चों ये जो है स्लाइड, इससे पता चलेगा क्या कि ये जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया एक पोइट्री था जो 12th क्लास में मिलेगा। डेथ बी नॉट प्राउड, इसका शीर्षक है डेथ बी नॉट प्राउड। इसका टाइटल इस पोइट्री का, ये 16 लाइन का है, सॉरी 14 लाइन का है, जिसको हम सनेट्स के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम सनेट बोलते हैं, जो 14 लाइन्स का जो पोइट्री होता है। तो ये जो पूरा पोइट्री देखोगे 12th का, जो फर्स्ट ही लाइन जो देख रहे हो ना, फर्स्ट लाइन में हाईलाइट कर रहा हूँ, यही लाइन क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे ही टाइप का पूछता भी है कि कोई भी पोइट्री लेगा, उसमें से लाइन निकाल के आएगा और पूछेगा कि ये कौन से पोइट्री से लिया गया है, और नहीं तो किसके द्वारा लिखा गया है। तो यही है हमारे कौन, जॉन डन, बहुत शानदार और बहुत फेमस पोइट थे अपने टाइम में, 15 से 16 सेंचुरी के आसपास में, ठीक। ये एक मेटाफिजिकल पोइट के नाम से जानते थे, मेटाफिजिकल पोइट्स थे, जो सनेट्स भी बहुत ज़्यादा लिखे हैं, इंग्लिश पोइट भी थे 17 सेंचुरी के आसपास। तो उसमें उनका था ये पोएम, देख रहे हो आप, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। याद होना चाहिए आपको ये कि ये पोएम एक्चुअली में किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑथर का नाम याद करने के लिए वही है 9 to 12 का बुक, NCERT या जो भी आप बिहार बोर्ड के बुक जो चलता है, पढ़े होंगे तो जरूर आंसर दे सकते थे। बिल्कुल सनेट्स 14 लाइन्स का है ही, तो इसका आंसर यही होगा। ये पूरा पोइट्री सामने रखा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है।
चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एडवर्ब। बिल्कुल सही आंसर है, सी ही होगा। लेकिन सी ही क्यों होगा, बाकी सब क्यों नहीं होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड होता है, बाई कोई नाम नहीं है, नाउन नहीं होगा। वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड होता है, हंसना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, और ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब है, जेमार, वाजेवर, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो वर्ब भी नहीं है। प्रोनाउन आपको पता है जो नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है, ही, शी, इट, नेम, ये भी नहीं है। बाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाई एक प्रीपोजिशन भी है, लेकिन प्रीपोजिशन तो यहाँ पे है ही नहीं। ऑप्शन में होता तो डाउट में आ जाते, लेकिन कुछ वर्ड होते हैं जो प्रीपोजिशन भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं। लेकिन ये एडवर्ब इसलिए है क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, और खुद अपने आप को भी क्वालिफाई करता है, मतलब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो ये वॉक एक वर्ब है, वॉकड बाई मतलब वॉकड नियर, अगल बगल, बाई का सेंस यहाँ पे देगा। जैसे बोलूँ कि स्टैंड अप, तो अप यहाँ पे क्या होगा? जैसे मैं बोलूँ कि गो आउट, तो ये अप और आउट क्या है? एक ये एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंड और गो को क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 पे फोकस कीजिए। ऑप्शन में रहता अगर प्रीपोजिशन और एडवर्ब भी रहता है तो एडवर्ब भी देते, क्योंकि प्रीपोजिशन कुछ वर्ड होते हैं जो प्रीपोजिशन भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। तो वहाँ पर ध्यान देना होता कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, एडवर्ब ही होता आंसर। दोनों ऑप्शन होता तो एडवर्ब ही होता। चारों ऑप्शन दिखाने के लिए मैं जूम आउट किया हूँ। अपने फ़ोन को रोटेट रखिएगा कि दिखाई दे, जो स्टूडेंट जूम बोल रहे हैं। और क्वालिटी बढ़ाइएगा तो दिख जाएगा छोटे में भी। ओके, बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। अक्रॉस आपको पता है, अक्रॉस एक प्रीपोजिशन है, जैसे कि बिटवीन, अमोंग, अक्रॉस, तो ये प्रीपोजिशन है। बाकी सब तो है नहीं। बिल्कुल सभी का सही आंसर है, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, सिंपल क्वेश्चन। ये देखिए, ये बोल रहा है कि इन विच सेंटेंस फार इज यूज्ड इनकरेक्टली, मतलब कि इस सेंटेंस में फार एक वर्ड है, फार का मतलब दूर होता है, इसका यूज इनकरेक्टली किया गया है। कौन से सेंटेंस में गलत तरीके से यूज़ किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये फार जो है ये एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ किया जाता है। फार जिसका पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव भी होता है। एडजेक्टिव आप पढ़े होंगे, जैसे कि ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो फार का भी होता है फार्दर, फार्देस्ट, ये भी ऐसे होता है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे यूज़ करोगे फार, तो ये फर्स्ट में है, इट इज़ नॉट फार, यह दूर नहीं है। तो सेंटेंस ये बिल्कुल सही है, फार का यहाँ यूज बिल्कुल करेक्टली किया गया है। हाउ फार इज़ इट फ्रॉम पटना, ये पटना से कितना दूर है, ये सेंटेंस पूछ रहा है, तो ये भी सेंटेंस सही है। और सी और डी में ध्यान दोगे तो एक सिंगापुर इज़ फार फ्रॉम लंदन, लेकिन मैंने इस ऑप्शन में थोड़ा सा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मैंने बहुत रिसर्च किया, स्टडी किया, कि मुझे इशू लगा सी और डी में, जो कभी कभी मुझे अभी भी डाउट लगता है कि आखिर ये दोनों ऑप्शन ऐसे क्यों दिया है और ये सी ही आंसर क्यों होगा। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे फार अवे होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। फार अवे जब यहाँ सिंगापुर इज़ फार अवे जब यहाँ पे होगा, एग्जैक्ट देखो यहाँ ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये एक निगेटिव सेंटेंस है। सोचो, एक पॉजिटिव सिर्फ निगेटिव होने से ये फार अवे क्यों हो जाएगा?
तब इसमें फार अवे क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा, सी ही क्यों होगा? कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है इसका कि सिंगापुर जो लंदन से दूर है, मान लो सिंगापुर लंदन से दूर है तो सिंगापुर इज़ फार्दर देन लंदन हो जाता, ये भी सही होता, सिंगापुर इज़ फार्दर देन लंदन, या फार अवे फ्रॉम लंदन, ठीक है, फार अवे होना चाहिए, लेकिन फिर ऑक्सफोर्ड इज़ नॉट फार अवे फ्रॉम लंदन होना चाहिए था ना, फिर यहाँ पे क्यों नहीं है, रीज़न क्या हो सकता है? तो यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे फार अवे करके सी आंसर दे दिया है। ऑप्शन में कोई इशू मुझे डी में लगना चाहिए था कि इसको भी सही करता, तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन चलो फार अवे कहा जा रहा है, फार अवे कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ और कुछ होना चाहिए, कहीं मिस्टेक लगता है हमको। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर 14 नंबर पे। देखो आप आंसर दे देते हो, ठीक है, मैं भी चाहता हूँ तो ये ए बी सी वाला डी वाला जो है ना कहानी, ए बी सी डी वाला, ये तो रटने का मुझे कितना देर काम होता है, 1 घंटा, और एग्ज़ाम में जाता है ऐसे ही रट्टा मार के काम करने की कोशिश करता है। लेकिन आपकी वही कहानी है, रट्टा मार चुके हो लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर रीज़न क्या दे सकते हैं कि ये ही होगा बाकी के 3 नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो बाकी के 3 क्यों होगा, ऐसे होता है ना। चलो आंसर दो 14 नंबर। बच्चों इसमें एक सेंटेंस है जो इनकरेक्टली रिटन है, एक सेंटेंस गलत है। देखो कभी भी क्वेश्चन अगर आता है इंग्लिश ग्रामर से, कॉमन एरर इसको बोलते हैं हम, जो टॉपिक है कॉमन एरर से है, तो अगर इंग्लिश ग्रामर से आता है तो वो 2 चैप्टर पर खास कर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर ग्रामर पूरी तरीके से गोल है तो 2 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो कॉमन एरर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और वो 2 चैप्टर है, एक है टाइम एंड टेंस और एक है वर्ब चैप्टर। अगर ये 2 पर कमांड है तो कोई भी एरर नहीं छूटने वाला है, स्मार्टली काम करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक। तो ये देखो कि ग्रामर से ही है क्वेश्चन, मतलब ग्रामर में 3 चैप्टर से क्वेश्चन आता है, एक टेंस से, एक वर्ब से और एक वोकैबलरी से, वर्ड पावर होना चाहिए। तो बच्चों स्टूडेंट तो सभी का आंसर ए है, कुछ स्टूडेंट का सी भी है, ए और सी है। पता नहीं सी वाले स्टूडेंट पता है हमको आप क्या करना चाहते हैं, सी वाले स्टूडेंट ये अंडरलाइन देख के आंसर दे रहे होंगे, इनको लग रहा है कि पूरा सेंटेंस अंडरलाइन हो जाता काश, तो वो भी आंसर दे ही देते। फेवरेबल का स्पेलिंग गलत लग रहा है क्या आपको? आप अंडरलाइन पे फोकस मत कीजिए, आप अपने दिमाग से बनाइए, आंसर ए होगा जो भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ए। रीजन क्या हो सकता है, टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन है, अगर टाइम दे लिखा हुआ है नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई वोक अप द नेक्स्ट डे फीलिंग टेरिबली, अगले दिन मतलब कि डर से फील करते हुए मैंने उठा, तो अगले दिन उठा नहीं, अगले दिन या तो उठूँगा या ये पिछले दिन उठा था। सेंस क्या बनता है, अगर नेक्स्ट डे करते हो तो फ्यूचर में रखना पड़ेगा, और फ्यूचर में रखने के लिए या तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में रख सकते हैं या सिंपल पास्ट में रख सकते हैं सेंटेंस को, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में रख सकते हैं, फ्यूचर को इंडिकेट करना होगा। तो जैसे मैं बोलूँ कि मैं कल घर जाऊँगा, मैं बोलूँ कि मैं कल घर जाऊँगा, तब बोल सकता हूँ आई गो टू हाउस टुमारो, पहला तरीका, और नहीं तो आई शैल गो टू हाउस टुमारो, या तो सिंपल प्रेजेंट में या तो सिंपल फ्यूचर में। तो वोकअप के स्थान पे आप वेकअप कर दीजिए, ठीक, तो ये फ्यूचर में चला जाएगा, ओके। और नहीं तो आई शैल वेकअप कर सकते हैं, वोकअप तो हो नहीं सकता कि वेकअप, गेटअप एक सिंपल प्रेजेंट में वर्ब 1 के रूप में है, वर्ब है, आई शैल वेकअप या आई वेकअप। नहीं तो और भी अगर ज़्यादा माइंड लगाना चाहते हो तो नेक्स्ट डे के स्थान पे द प्रीवियस डे कर सकते थे या द लास्ट डे कर सकते थे, इस वर्ड को ज्यों का त्यों रख सकते थे, वो कब ज्यों का त्यों, और सिर्फ नेक्स्ट डे के स्थान पे द प्रीवियस डे या द लास्ट डे। पास्ट वर्ब है तो पास्ट टाइम दीजिए, फ्यूचर टाइम है तो फ्यूचर वर्ब रखिए, सिंपल सी बात, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, आंसर दीजिए। कौन सा सेंटेंस में एक एडवर्ब फ्रेज दिख रहा है आपको, और वो क्या है, थोड़ा हाईलाइट करके आप वर्ड को सेंड कीजिएगा आंसर के साथ, वो एडवर्ब फ्रेज है क्या?
मैं बिहार आऊँगा 1.5 महीने बाद, कम से कम 1.5 महीने यहाँ रहना होगा स्वीटी कुमारी। तब तक आंसर दीजिए, मैं आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूँ। आप आंसर दीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूँ। बिहार कब आने वाले हैं? 1.5 महीने के बाद मैं आ जाऊँगा, कम से कम हूँ यहाँ पे। एग्ज़ाम वगैरह दे दो, रिज़ल्ट के आसपास में आ जाऊँ। कुछ स्टूडेंट का कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है, तब तक मैं देखूँ रिप्लाई दूँ, तब तक आप आंसर दीजिए। ओके तो ये जो स्टूडेंट दे रहे हैं 15 का ए, बिल्कुल राइट आंसर है, ए ही होगा। रीज़न क्या हो सकता है? 14 नंबर फिर से बताऊँ, बता चुका हूँ। आप लिंक को फॉलो करके रिपीट कर सकते हैं, पूरे जितने क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन किया हूँ आप जितना बार मन करे उतना बार देखिए लिंक को फॉलो करके। अगर आप यहाँ पे आंख बंद करके देख रहे हैं, कान बंद करके, तो 2-4 बार भी देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार में समझने वाला इंसान एक बार में समझ ही लेगा। बच्चों ये आंसर ये ए होने का रीज़न यही है कि वेंट राउंड जो है ना, यही है एडवर्ब फ्रेज। जैसे कि कोई भी जैसे होता है ना कि कोई भी वर्ब में प्रीपोजिशन लगा दो तो वो फ्रेजल वर्ब हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे गो राउंड है, तो ये राउंड एक एडवर्ब आएगा, गो राउंड ही एक है एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। तो इसी का सिंपल पास्ट है वेंट राउंड, समझ रहे हो।